हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। इससे पहले जो है ना हम ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म स्टार्ट किए थे, तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है ना हम खत्म कर चुके थे। आज जो है ना हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम आपको बताए थे उस चार्ट में कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो है ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पूरे आइसोमेरिज्म में सेम है। ठीक है, तो ये देखिएगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्लस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है। इस बार स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंट क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है या अरेंजमेंट का। अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम यदि बात करते हैं, एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो आज हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की हम अभी बात करेंगे। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो चलिए देखते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है ना हम देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ड्यू टू रोटेशनल अबाउट सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है और उसका डिफरेंट अरेंजमेंट आता है, उसे हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जितना भी होता है ना वो इंटर कन्वर्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो है ना इंटर कन्वर्टेबल होता है। अगला देखते हैं कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है ना बहुत सारा हो सकता है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इनफाइनाइट हो सकता है, बट हम कुछ ही कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं उसके स्टेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं उसके स्टेबिलिटी के बेस पे। अब कॉन्फॉर्मेशनल होगा कौन यार, कौन करेगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म? तो एक ट्रिक यदि हम जान लेते हैं कि जब भी लीनियर हो या प्लेनर हो ना, वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और जो नॉन प्लेनर है वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, एग्जांपल देखने से पहले जो है ना हम देख लेते हैं कि इसका स्टेबिलिटी की यदि बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी किस चीज की स्टेबिलिटी, किस चीज के? तो हम करेंगे उसका स्ट्रेन। जैसे स्टेरिक स्ट्रेन जो है ना, स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है? स्टेबिलिटी, स्ट्रेन का स्टेबिलिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेरिक स्ट्रेन, एक होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। तो हम स्टेरिक स्ट्रेन की यदि बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है, देखिए स्टेरिक स्ट्रेन हमेशा जो है ना जो ऊपर में एटम लगा हुआ है ना, ऊपर में जो एटम लगा हुआ रहता है ना उसके बीच में स्टेरिक स्ट्रेन होता है। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि रिपल्सन होता है, किस चीज से रिपल्सन होता है? रिपल्सन होता है बिटवीन यूनिट, जो यूनिट है ना ऊपर वाला एटम उसके बीच में रिपल्सन होता है। यह डिपेंड करता है उसके साइज ऑफ यूनिट, यूनिट का उसका साइज क्या है, ठीक है, या उसके डिस्टेंस पे के बीच का जो है ना यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा आता है टॉर्सनल स्ट्रेन। तो हम ये क्या होता है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है बॉन्ड पेयर, यानी कि सीधी बात याद ऐसे रखिएगा कि जो बॉन्ड होता है ना दो बॉन्ड के बीच के स्ट्रेन को जो है ना हम टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं। तो बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है ना उसे हम टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए तो हम समझ सकते हैं ऐसे, जैसे देखिए कार्बन है, यहां पे एक्स एटम लगा हुआ है, यहां पे वाई लगा हुआ है। ये बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, इस Y और C के बीच में बॉन्ड, X और C के बीच में बॉन्ड। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का जो रिपल्सन है ना उसे हम कहते हैं TS। और जो एटम और एटम के बीच में रिपल्सन की बात कर लेते हैं या साइज के पर डिपेंड करता, उसे हम कहेंगे स्टेरिक स्ट्रेन, SS। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जब वो सब चीजें देख लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा कॉन्फॉर्मेशन कौन कौन शो करेगा। तो देखिए एक चीज हम बताएंगे कि जो दो होना चाहिए, सेंट्रल एटम दो होना चाहिए, दो सेंट्रल एटम होना चाहिए, चाहे वो बॉन्ड बनाता हो या उसके पास लोन पेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दो होना चाहिए। और वो चार बॉन्ड बनाता हो, अभी हम बात किए नॉन प्लेनर कौन होता है? टेट्राहाइड्रल होता है। तो टेट्राहाइड्रल जो नॉन प्लेनर होता है वो चार बॉन्ड बनाता है। तो ठीक है, तो वो चीजें बनाता हो, तो दो सेंट्रल एटम होना चाहिए। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि कौन शो करेगा, तो पहला है CH4। मेरे दोस्त एक ही है, ये नहीं शो करेगा। दूसरा देखिए CH3, एक C, यहां पे देखिए तीन बॉन्ड, एक चार बॉन्ड बना रहा है, ये शो करेगा। ये भी जो है ना हम बात कर लेते हैं, ये चाहिए, ये किसी से भी शो करवा सकते हैं हम। तो इसके पास भी देखिएगा CH3 यहां पे आएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे CH3 आ जाएगा, सब चार बॉन्ड बनाता है, ये भी शो करेगा। आप कहोगे कि ये अभी जो ट्रिक बताए थे कि नॉन प्लेनर जो है ना वो शो करेगा, तो देखिए ये नॉन प्लेनर है ना, ये टेट्राहाइड्रल होता है ना, टेट्राहाइड्रल क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है। अब देखते हैं ये, अब देखिए इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन अभी आप लोग को नहीं पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीका से, तो अब और अच्छे से जान जाइएगा। अभी समझिए कि ये तीन बॉन्ड बना रहा है, तो एक S में दो P में जा रहा है, क्योंकि हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है sp2 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, नाम में ही आ रहा है प्लेनर, इसका मतलब ये प्लेन में है, तो ये नहीं करेगा शो। उसके बाद ये देखते हैं 2 1 3 एक लॉन पेयर को भी कंसीडर करते हैं, तो चार बॉन्ड बना रहा है, टेट्राहाइड्रल है, ये करेगा। उसी तरह से ये भी करेगा, इसके पास भी लॉन पेयर है। ठीक है, तो ये भी करेगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अब देखिए ये सब चीज था बेसिक। अब यदि बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो अब हम ये जानते हैं कि कॉन्फॉर्मर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम कॉन्फॉर्मर्स को तो दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन से, एक करते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन से। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन का। न्यूमैन प्रोजेक्शन की यदि बात कर लेते हैं तो देखिए अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इथेन का, जैसे CH3 इथेन का ले लेते हैं एग्जांपल। यदि हम इथेन का एग्जांपल लिए हैं तो अब देखिए इथेन है तो एक C है, दो C है, सेंट्रल एटम यही है। तो अब इथेन में हम न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे करते हैं अभी बहुत अच्छे से एग्जांपल से बताते हैं। देखिए एक C जो है ना ये है C, ये C अंदर में है, ये C अंदर में है और इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड में तो एक जो है ना ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन यहां हो सकता है, एक यहां होगा, एक यहां होगा। बात सही है। अब देखिए अब जो है ना दूसरा C क्या है, दूसरा C से जुड़ा हुआ है। ये जानते हैं क्या है दूसरा C कहां पे है, दूसरा C इसी के ऊपर में है। जैसे हम इस सिक्के से यदि हम बताएं, यहां पे देखिए गरीब आदमी है इसीलिए 2 रुपए का सिक्का दिखा रहे हैं। चलो अब देखो ये है एक कार्बन, ये एक कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और ये भी एक कार्बन है। ये जो एक कार्बन है ना, इस कार्बन से इस कार्बन में ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब इसको हम कैसे रखें, ये कार्बन अंदर में है, इसके ऊपर में हम ये रख दिए, इसके ऊपर में हम ये रख दिए। देखिए तो अंदर वाला सिक्का नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है कि एक ही सिक्का है। तो हमको अंदर वाला को दिखाने के लिए जो है ना हम यहां पे ले लिए हैं, सर्कल ले लिए हैं कि अंदर का कार्बन भी दिखाई दे। अंदर के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और ये जो ऊपर में ये जो गोला है ये C इसी के ऊपर में है जो कि एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए अब ये C को यदि देखेंगे तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक, अच्छा ये सॉरी ये इक्लिप्स फॉर्म है तो यहां पे हम बात कर लेते हैं। ये देखिए इसी के ऊपर में जुड़ा हुआ है तो इसके ओवरलैप करेंगे तो H यहां हो जाएगा, ये सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये H आ जाएगा, इसी के ऊपर में है ये H जो हम दिखा रहे हैं ना, ये H आपको देखना नहीं है, ये H जो है ना ऐसे समझिएगा कि इसी H के ऊपर में, लेकिन आपको नहीं दिखेगा इसीलिए हम साइड में लिख रहे हैं, यहां पे एक H आ जाएगा। जब इसी के ऊपर में H दिख रहा है, यानी कि हम सीधी बात है ना कि एक ही लाइन दिख रहा है, तो उसको समझ जाइएगा जो बगल बगल में चिपका हुआ है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, वो इक्लिप्स फॉर्म है। याद रखिएगा कि जो एक दूसरे के ऊपर में चढ़ा हुआ है, जो चिपका हुआ है, वो इक्लिप्स फॉर्म है। ये जब रोटेट हो जाता है, जब हम इसको हम रोटेट करके देखते हैं ना, तो देखिए इसको हम 180 से रोटेट करते हैं। जब 180 से रोटेट करेंगे या 60 से रोटेट करेंगे तो ये देखिए क्या होता है, यहां पर तो ये तीनों हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन का हो गया। इस कार्बन का यदि हम 180 से रोटेट करेंगे ना तो ये आ जाएगा एक H, ये H यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा। देखिए हम किए हैं 180 से, या हम 60 भी कहेंगे ना तो भी स्टेगर्ड फॉर्म ही उसको कहा जाता है। उसका नाम गौचे होता है अभी बताएंगे, लेकिन उसको भी वो भी एक स्टेगर्ड ही है। ठीक है, तो स्टेगर्ड फॉर्म, तो याद रखिएगा कि जो बगल बगल में चिपका हुआ रहता है ना उसे हम इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं और जो दूर दूर रहता है उसे हम स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं। अब आप हमको एक बात बताइए कि ये जो इक्लिप्स फॉर्म है, ये बताइए आप जब बगल बगल में रहते हैं, आप यदि एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं तो वहां यदि ऐसा कोई बात हो जाता है ना तो लड़ाई हो जाती है, फाइटिंग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम पास पास रहते हैं ना तो एक दूसरे का याद नहीं आता है, वहां पे रिपल्सन होता है और वहां पे स्टेबिलिटी कम होती है। तो क्या हम यहां पे लिख दें कि इक्लिप्स फॉर्म में मिनिमम स्टेबल होता है? और जब दूर दूर होते हैं ना, जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं तो एक दूसरे का याद आता है कि कब हम मिलेंगे, कब जो है ना अच्छे से मिलेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक दूसरे का याद आता है, खूब बातचीत करते हैं, तो उससे क्या होता है स्टेबिलिटी बना रहता है। तो इसमें स्टेगर्ड फॉर्म में यानी कि समझ जाइएगा दूर दूर है तो यहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा। कोई पूछेगा इक्लिप्स फॉर्म, बोलिएगा चिपका हुआ है मिनिमम स्टेबल होगा, स्टेगर्ड फॉर्म बोलिएगा हटा हुआ है दूर दूर है मैक्सिमम स्टेबल होगा। ठीक है, अब जो है ना हम इसी पे बात करेंगे कि डाइहाइड्रल एंगल एक नाम सुने होंगे, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में एंगल कितना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में एंगल कितना, ये बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है ना, उसी को हम डाइहाइड्रल एंगल कहते हैं। तो चलिए डाइहाइड्रल एंगल देखते हैं। अब देखिए डाइहाइड्रल एंगल को, डाइहाइड्रल एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन फ्रंट बॉन्ड जो ऊपर में बॉन्ड है अभी दिखाए थे और जो बैक बॉन्ड है, ये दोनों के बीच का एंगल को डाइहाइड्रल एंगल कहते हैं। जब दोनों जो है ना पास पास हो, चिपका हुआ हो, तो हम उसे इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। इक्लिप्स का जो है ना डाइहाइड्रल एंगल, इक्लिप्स का डाइहाइड्रल एंगल 0 हो सकता है, जैसे हम ये वाला
अभी चर्चा किए थे ये वाला, ये देखिए तो ये और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0 है, या 120 हो सकता है, यानी कि ये और ये का डिस्टेंस, तो ये भी दोनों तो इक्लिप्स भी है, या 240 डिग्री एंगल हो सकता है। स्टेगर्ड कितना हो सकता है, या तो 60 हो सकता है, जैसे यहां पे है देखिए ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 60, और ये इसका 120, तो ये इक्लिप्स हो गया, ये 60 हो गया, या 180 की बात कर लेते हैं, तो 60 हो स्टेगर्ड में, 180 हो या 300 डिग्री हो, तो हम बात कर लेते हैं वो डायहेड्रल एंगल जो है ना स्टेगर्ड कहलाएगा। देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन खत्म हुआ और देखते हैं दूसरा टाइप देखते हैं कि सॉहॉर्स प्रोजेक्शन होता है। एक सॉहॉर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मैं बताता हूं। देखिए ये था इक्लिप्स, ये सिक्के के ऊपर में जब सिक्का रखा हुआ था ना तो ये था इक्लिप्स फॉर्म, चाहे, और स्टेगर्ड फॉर्म क्या था, जब उसका हम बात कर लेते हैं बॉन्ड दूसरा जगह हो, 60 डिग्री पे चले गया हो, तो उसे हम स्टेगर्ड का दिए थे। अब देखिए अब क्या करते हैं, वो न्यूमैन में क्या था, न्यूमैन में एक ही जगह था, एक ही कार्बन के ऊपर में कार्बन था। अब की बार सॉहॉर्स में जो है ना एक कार्बन के ऊपर कार्बन नहीं, अब देखिए ये था, ऐसे है, ये इस तरह से है, यानी कि दूर दूर चला गया है, और उसका बॉन्ड जो है ना उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम सॉहॉर्स कह देते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे सॉहॉर्स में यहां पे क्या है, इथेन का ही लेके चलते हैं। इथेन में क्या है, एक H H H, और जब हम दूर हटाए तो यहां भी H आएगा, यहां भी H आएगा, यहां भी H आएगा, उसी तरह से यहां H आ जाएगा, H H, ठीक है। अब देखिए अब हम कैसे पहचाने कि ये इक्लिप्स है या स्टेगर्ड है, उसमें तो समझ में आ गया कि जो चिपका हुआ हो वो इक्लिप्स हो, जो दूर हो वो स्टेगर्ड है। इसमें कैसे हम जानेंगे कि इक्लिप्स कौन है, तो याद रखिएगा कि किसी एक को पकड़ना है, किसी एक को, इसको पकड़ना है या इसको पकड़ना है, किसी एक को पकड़ना है। अब देखते हैं, जैसे हम ऊपर वाले को पकड़ लेते हैं, आसान होता है, ऊपर वाले H को पकड़े। अब देखिएगा कि यदि ऊपर में एक ही लाइन है और इस साइड भी, इस कार्बन पे भी एक ही लाइन है ऊपर में, तो समझ जाइएगा दोनों यदि सेम सेम पोजीशन में खड़ा है, आप सीधे खड़ा है और दूसरे लोग भी सीधे खड़े हैं, तो समझ जाइएगा वो इक्लिप्स है। और यदि दोनों अपोजिट हो गए, यानी कि 180 से रोटेट होकर के ये नीचे आ गया और ये दोनों ऊपर चले गया, तो समझ जाइएगा वो स्टेगर्ड फॉर्म है, ठीक है। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन की यदि हम बात कर लेते हैं, वो तो हम देख लिए हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हम कन्फर्मेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। कन्फर्मेशन ड्रॉ करने के लिए जो है ना हम एन ब्यूटेन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एन ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, जो IUPAC में पढ़ना पड़ता है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये हो गया एन ब्यूटेन। हम देखिए हम इस कार्बन को भी ले सकते थे सेंट्रल में, इसको किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए हम इस कार्बन को और इस कार्बन को ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा यदि इस कार्बन को यहां लिए हैं, यदि इस कार्बन को यहां लिए हैं, तो अब बताइए इसके साथ साथ कौन है, 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है। तो चलिए यहां पे क्या हम लिख दें, CH3 है और 2 हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन लिख देते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा अब इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन क्या है, इसके ऊपर में चिपका हुआ है, और क्या है इसके साथ साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक CH3 है, 2 हाइड्रोजन है। तो क्या हम यहां पे इक्लिप्स फॉर्म में यहां पे CH3 लिख दें, यहां पे H लिख दें और यहां पे H लिख दें, ठीक है। अब देखिएगा अब यदि ये इक्लिप्स फॉर्म बना दिए, अब इसी को यदि हम 60 डिग्री से रोटेट करें, यदि हम 60 डिग्री से रोटेट करें, तो आपको तो ये पता ही है कि देखिए रोटेट एक ही को किसी को करना है, एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करना है। तो जैसे हम इस ब्लैक वाले को जो है ना हम सब जगह फिक्स कर दिए हैं और रोटेट हम रेड वाले को कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक वाले को फिक्स कर दिया, तो ब्लैक वाले का पहले लिख लेते हैं CH3 H H CH3। अब देखिए अब जो है ना अब इस CH3 के साथ जो है ना ये रेड वाले कार्बन को रोटेट करना है। 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो कहां आएगा, ये तो 120 होता है, तो इसके बीच में आ जाएगा 60 डिग्री। तो चलिए ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री पे रोटेट किए, ये CH3 कहां जाएगा, यहां आ जाएगा CH3, और ये वाला H कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और ये वाला H 60 डिग्री रोटेट होकर के यहां आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब कहते हैं कि फिर से हम 60 डिग्री रोटेट किए, यदि फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये CH3 की यदि बात करते हैं, ये CH3 देखिए इसको हम 60 डिग्री करेंगे, ये CH3 अब यहां आ जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म बन जाएगा, CH3 ये H यहां आ जाएगा और ये H यहां आ जाएगा। ओके, अब देखिए अब फिर से हम 60 डिग्री एक बार और रोटेट करते हैं, तो ये CH3 यहां आ जाएगा, ये H जो है यहां चले आएगा और ये H यहां चले आएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस तीनों में अब जब चिपका हुआ है तो उसको तो हम बता दिए थे इक्लिप्स है, जो दूर जा रहा है वो स्टेगर्ड है, लेकिन जब 60 डिग्री पे दूर जाता है ना तो उसी का स्टेगर्ड का नाम लिख देते हैं हम गॉचे फॉर्म है, ये इक्लिप्स फॉर्म है, ये गॉचे फॉर्म है। ये देखिएगा ये भी इक्लिप्स फॉर्म है क्योंकि ये भी चिपका हुआ है। बस यही बात है कि यहां पे CH3 सेम जगह था, यहां पे सेम जगह नहीं है लेकिन चिपका हुआ है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, तो ये भी इक्लिप्स है। उसके बाद देखिएगा ये CH3 जहां से हम फिक्स करते हैं, किसी एक एटम को फिक्स करके देखना है, किसी एक को फिक्स करके देखना, ये CH3 जो है ना अपोजिट आ गया है, इसका मतलब दूर चले गया है और 60 या 180 का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेगर्ड है।
अब देखिएगा, यदि ये इक्लिप्स्ड फॉर्म बना रहा था, यदि ये इक्लिप्स बना रहा है ना, तो मेरे दोस्त आप देखिए CH3 सेम है और यहां भी इक्लिप्स बना रहा है यहां पे, लेकिन CH3 दूर दूर है। तो इस इक्लिप्स को क्या हम लिख दें फुल्ली इक्लिप्स, Fe लिख देते हैं, और इस इक्लिप्स को हम लिख दें पार्शियल इक्लिप्स, Pe लिख दें। ठीक है, तो देखिएगा ये है फुल्ली इक्लिप्स, ये है पार्शियल इक्लिप्स, ये है गॉचे फॉर्म और ये है स्टेगर्ड। इसी को एनटी भी कहते हैं, एनटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका स्टेबिलिटी का क्या क्या होगा। अब आप हमको बताइए कि अभी अभी बताए थे कि जब सेम चीज जब एक दूसरे से प्यार हो और वो एक जगह चले आए तो वहां पे रिपल्सन होता है, ज्यादा दिन हो जाता है। इसीलिए शादीशुदा लोग का अच्छे से जिंदगी से अच्छा रहता है, कहता है कि यार कुमारे अच्छा थे, तो इसीलिए जो है ना रिपल्सन ज्यादा होता है। तो इसका मतलब जब रिपल्सन ज्यादा होगा ना तो वो स्टेबल नहीं होता है, जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ही कम स्टेबल। क्या हम लिख दें फुल्ली इक्लिप्स में मिनिमम स्टेबल। और देखिएगा ये भी गॉचे है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये देखिए ना ये CH3 में 60 का रिपल्सन हो रहा है, यहां पे 180 का रिपल्सन हो रहा है। मेरे दोस्त ये तो और ज्यादा दूर दूर है, इसका स्टेबिलिटी और कम, इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि रिपल्सन इसके बीच में बहुत कम है। तो क्या हम यहां पे लिख दें मैक्सिमम स्टेबल। अब इसी मैक्सिमम और मिनिमम स्टेबल की यदि बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा इक्लिप्स फुल्ली इक्लिप्स जो है ना मिनिमम स्टेबल होता है और स्टेगर्ड फॉर्म जो है ना मैक्सिमम होता है, और गॉचे भी स्टेबल होता है लेकिन इससे कम। अब यदि इसमें स्टेबिलिटी की ऑर्डर की यदि बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि स्टेगर्ड जो है ना, स्टेगर्ड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, फिर गॉचे का आता है और सबसे कम होता है इक्लिप्स का। और इक्लिप्स में भी यदि पूछे कि कौन से इक्लिप्स का सबसे ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो जो पार्शियल इक्लिप्स होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा फुल्ली इक्लिप्स से। यहां तक कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो नॉर्मल बात आएगा ना तो आप उसी तरह से जो है ना इस तरह से बना करके काम कर लेना, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जहां पे कुछ अलग भी आंसर आ सकता है उस पे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टेबल कन्फर्मर्स बताना है, ड्रॉ करना है। अब कहोगे कि भैया ये ड्रॉ करने के लिए तो बोर्ड में पूछेगा, तो हमारे पास क्या पूछेगा, तो आपके पास डायरेक्ट पूछेगा कि 4 स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप डायरेक्ट बता देना। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि किसको ड्रॉ करना है, इथेन 1,2 डाइऑल को। इथेन 1,2 डाइऑल का देखिए बना लिए, इथेन पहले लिखते हैं, फिर 1 पे OH और 2 पे OH, तो ये हो गया इथेन 1,2 डाइऑल। अब देखते हैं ये हम वही बात करेंगे कि एक C को और इस C को फिक्स कर लेते हैं कि ये सेंट्रल कार्बन हो गया। सेंट्रल कार्बन के इस C से कौन कौन जुड़ा हुआ है, 2 H जुड़ा हुआ है और एक OH जुड़ा हुआ है। तो यहां पे देखिए OH H H, सब जगह यही होगा क्योंकि इसको हम फिक्स कर लेते हैं, OH H। अब देखिएगा अब क्या है कि दूसरा कार्बन पे चलते हैं। दूसरा कार्बन में क्या है, एक OH है, एक 2 H है। तो चलिए एक OH है, 2 H है, एक बार इक्लिप्स बनाना है, फिर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, फिर 60 से रोटेट करेंगे तो ये बन जाएगा, ये OH यहां आ जाएगा, ये H, फिर 60 से रोटेट करेंगे तो ये OH यहां आ जाएगा, ये H आगे चले जाएगा, ये H यहां चले आएगा, फिर 60 से रोटेट करेंगे तो ये OH यहां आ जाएगा, ये H ऊपर चले जाएगा और ये H इधर चले आएगा। आपका बन गया। अब इसमें बताना है कि आपको मैक्सिमम स्टेबल कौन होगा। आप अभी तुरंत बोल दोगे कि भैया ये स्टेगर्ड है, चलिए नाम लिख देते हैं, ये इक्लिप्स है, इक्लिप्स है, ये जो है ना गॉच है, गॉच है, और ये जो है ना हम बात कर लेते हैं इक्लिप्स है और ये स्टेगर्ड है। आप बोलोगे भैया मैक्सिमम स्टेबल जो है ना ये स्टेगर्ड वाला हो जाएगा, हम बोलेंगे -1, आप बोलेंगे +4, हम बोलेंगे नहीं -1। अब -1 क्यों हुआ इस पे बात करते हैं। देखिए बात तो सही है, यदि नॉर्मल चीज रहता ना तो हम जो है ना स्टेगर्ड को स्टेबल मान लेते, लेकिन यहां पे देखिएगा क्या कर रहा है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये OH और ये OH के बीच में कोई बॉन्ड भी बन रहा है क्या। आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं पढ़े हैं हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये स्टेबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण जो है ना ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए मैक्सिमम स्टेबल जो है ना ये हो जाएगा। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि भैया ये OH भी तो पास में है, यहां क्या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। मेरे दोस्त ये OH और ये OH पास में नहीं है, ये OH दोनों एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, एक दूसरे पे चिपका हुआ है, इसीलिए यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहां पे मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा है। और जब ज्यादा रिपल्सन होता है ना तो वो मिनिमम स्टेबल होता है, वो मिनिमम स्टेबल होता है। क्या मजाक में जो है ना अच्छा लगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये मैक्सिमम स्टेबल है, ये मिनिमम स्टेबल है। मजा आया पढ़ने में। आज जो है ना ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है ना आज कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ना एक ही चीज बचा है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, अगले लेक्चर में उसको भी कंप्लीट कर देंगे। बस आप लोग साथ बना रखिएगा और जो नीट का दोस्त है उसके पास शेयर कीजिएगा और आप लोग
इस चैनल पे पूरा का पूरा जी जान लगा दीजिए बढ़ाने में, आपका सपोर्ट रहेगा और हम इधर से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक और धांसू लेक्चर लेते आएंगे, जिससे कि आपका नीट 2023 बहुत ही शानदार हो केमिस्ट्री में। थैंक यू।